आज देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी बीवी ऑब्जेक्टिव 22-23 2022 से 2023 तक के प्रथम पार्ट का। पहले पार्ट में हम 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम देखते हैं 21 क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग कितना है। यानी कि मनुष्य का जो हार्ट है, ये मनुष्य का जो हार्ट हृदय है उसका औसतन प्रकुचन दाब कितना रहता है। तो मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब जो होती है वो होता है 120 mmHg, यानी कि मिलीमीटर पर पारा। Hg पारा का संकेत है। पौधे में वातु सर्जन किस भाग में होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों में वातु सर्जन यानी कि गैसों का आदान प्रदान जो होती है, यानी कि जब गैस कह सकते हैं कि जल हीट होकर गैस में परिवर्तन हो जाता है, वेपर बन जाती है, तो किस भाग से निकलता है। तो आपका आंसर है पत्ता। पत्ता यानी कि हम कह सकते हैं पत्ती जो होती है उसमें पत्ती भाग से ये आदान प्रदान करती है, वातुसर्जन क्रिया संपन्न होता है। यकृत में से निम्न में यकृत जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत कहता है इससे कौन सी रस निकलता है, किस प्रकार की रस यहाँ से निकलता है। तो इसमें स्मार्ट आंसर यदि आप देने में एक्सपर्ट हैं तो आपको पूरी ऑप्शन, ऐसे आप पूरी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे लार, तो लार निकलती है मुख गुहा से, जो 3 लार ग्रंथि पाई जाती है। एक कान और गले के बगल से होता है, एक नीचे जबड़े से होता है, एक जीवा के नीचे से होती है। जठर रस तो होगा नहीं। आंत रस, पित्त रस आंत से निकलती है। जठर जो होता है ये अमाशय से निकलती है, बच जाता है आपका पित्त रस। और ये पित्त रस जो होगा कहाँ से निकलती है, तो ये यकृत से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन में, यानी कि कोशिका जो है निम्न में जो दिए रखा है उसमें से किसका उपयोग करके कोशिका क्या करती है, ऊर्जा उत्पादन करती है। तो एमिनो अम्ल प्रोटीन के लिए हो जाता है, वसा फैट के लिए चला जाता है। ये आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का काम होता है कि ऊर्जा का उत्पादन करना है, इसी को तोड़ के ऊर्जा का निर्माण किया जाता है विखंडन करके। अगला क्वेश्चन आपका डायलिसिस मशीन। तो आपको सबसे पहले डायलिसिस मशीन के बारे में जानना चाहिए कि डायलिसिस मशीन है क्या है। तो ये कृत्रिम वृक्क है, जिसे मनुष्य में 2 वृक्क होता है जिसका वजन औसतन लगभग दिया जाता है कि 140 ग्राम होती है, सेम आकार की होती है। तो जिस व्यक्ति का या जिस भी मनुष्य का डायलिसिस, यानी कि हम कह सकते हैं डायलिसिस का ये वृक्क अगर खराब हो जाती तो उस समय डायलिसिस का यूज किया जाता है। तो जो डायलिसिस मशीन होती है ये बिल्कुल ब्रिक की तरह कार्य करता है, जिसको इंग्लिश में हम किडनी कहते हैं। कहता है इसके द्वारा जो रक्त का शुद्धिकरण होती है, यानी कि फिल्टर जो करता है, ब्लड को फिल्टर जो करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को, जो रक्त का शुद्धिकरण करता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो होती है यह प्रक्रिया कहलाती है ब्लड का शुद्धिकरण करना, किसके द्वारा, तो ये डायलिसिस मशीनों के द्वारा हीमोडायलिसिस कहलाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, कहा है क्वेश्चन की सामान्यतः नॉर्मल रूप से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन सा चीज उपस्थित यानी प्रेजेंट नहीं होता है, किस चीज को प्रेजेंट नहीं करता है। ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल। लगभग हर ये ब्लड में पाया, ग्लूकोज भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, एमिनो अम्ल ब्लड में रहता है। और ब्लड कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होकर रीफिल्ट्रेट करने के लिए जाता है। तो आपका बच रहा है एक है एल्बुमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है इसका जो होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में उपस्थित नहीं होता है, अन्यथा हर चीज होता है। जीवों में, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, किस क्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी क्रिया है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट जो होती है, यानी कि जो उत्सर्जित अपशिष्ट मतलब जो बेकार हमारे शरीर में रह गया है, उसका निष्कासन क्या कहलाता है। तो उसका निष्कासन, जो अपशिष्ट जो बच जाता है उसका निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है।
जो हमारे शरीर में अपशिष्ट क्रिया है उसका अगर वो निकल रही है तो वो उत्सर्जन कहलाएगा। अब रही बात, श्वसन में भी होता है, लेकिन श्वसन में हम लेते भी है छोड़ते भी, पोषण तो हमारे शरीर में होता है, परिवहन भी अंदर ही होता है, इंटरनल पार्ट्स है। ये आपका बचा था उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक के भीतर नातोदर सतह, कैसा सतह है, नातोदर सतह, जो ब्रिक और धमनी में प्रवेश करता है। ध्यान समझना कि ब्रिक के भीतर एक नातोदर सतह होता है जहाँ से ब्रिक और धमनी दोनों आपस में कनेक्टेड होती है, यानी कि महाधमनी जो होती है जिससे शुद्ध रक्त जाता है वो कनेक्ट होता है, तथा ब्रिक और शिरा जहाँ से ये बाहर की ओर निकालता है। देखो अब बात समझो, ब्रिक के अंदर, किडनी के अंदर जहाँ से ब्लड प्रवेश करता है और जहाँ से अशुद्ध ब्लड बाहर निकलता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस भाग को, ब्रिक के उस भाग को हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होनी चाहिए उस ब्रिक के भाग को हम हाइलम कहते हैं। हाइलम के द्वारा ब्लड, शुद्ध ब्लड जाता है और फिल्ट्रेट होके अशुद्ध ब्लड फिर वहां से रिटर्न होके निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है। कहने का मतलब प्रोटीन और एमिनो अम्ल यदि टूटती है, ये दोनों एक दूसरे में टूटता है तो क्या चीज का निर्माण होता है। तो इस चीज में आपको ध्यान देने की बातें हैं कि जब प्रोटीन एमिनो अम्ल टूटता है तो उसमें यूरिया की भी उपस्थिति होती है, अमोनिया की भी उपस्थिति होती है, यूरिया अम्ल है यहाँ, और यूरिया की भी उपस्थिति, तीनों का कह सकते हैं कि टोटल का टोटल उसमें क्या है, प्रेजेंट है। ये दोनों विखंडन होता है तो चारों चीज का निर्माण होता है। यूरिया, यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, अमोनिया है, यूरिया है, इनमें सभी। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है हमारे शरीर में? यूरिया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में यूरिया कहाँ में जाके प्रवेश कर जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे कि हमारे शरीर में यूरिया का जो निष्कासन होती है, यूरिया जो प्रवेश करती है वो करती है यकृत से। यकृत से ही यूरिया का प्रवेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? यानी कि हमारे शरीर में ब्रिक का, सीधा कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर में ब्रिक जो है, ब्रिक का क्या कार्य है, ब्रिक क्या काम करता है। तो आपको जनरली पता है कि ब्रिक का काम है यूरिया को बाहर करना, यानी कि उत्सर्जन का काम करना। रीजिन, कहीं रेजिन भी लिखा रहता है। रेजिन जो है किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन कहाँ से, मतलब किस पौधे से निकलता है? तो इस बात को आप जान लो कि रेजिन जो होता है चीड़ के पौधे से निकलता है। ये चीड़ के पौधे से रेजिन का निष्कासन होती है। कहता है इनमें से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है? याद रखने की चीजें क्या है कि निम्नलिखित जो निम्न दिया गया है, माल्टोज, इरेप्सिन, इन्वर्टर्स, ये तीनों एंजाइम में से कौन ऐसा एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है? तो कौन सा तोड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्टर्स। ये इन्वर्टर्स ऐसा एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कहता है कि कौन सा एंजाइम जो होता है लैक्टोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में बदल देता है? क्या कह रहा है कि लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में चेंज करता है। तब यहाँ जाने की चीजें हैं कि ये हो जाएगा माल्टोज नहीं हुआ, पेप्टाइडेज नहीं हुआ, ये लैक्टोज हो जाएगा, जो क्या करेगा लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जित अंग है? त्वचा की जब बात आता है तो आपको पता होनी चाहिए त्वचा किस ऊतक से बना हुआ है, तो उपकला से बना हुआ है। त्वचा के ऊपर कुछ ग्रंथि पाई जाती है। आखिर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो जिसके कारण पसीना आता है, तो वो आपका त्वचा है। इसमें से ऐसे तो चेहरे पर जो पाया जाता है
चेहरे का अलग होता है। जो हाथ की त्वचा होती है, पाँव की त्वचा होती है, उसमें श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। और इस श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। पसीना का उत्सर्जन यहीं से होता है, श्वेत ग्रंथि से ही। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? यानी कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से निकलता है? तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड एक तो गैस हो गई, और गैस कहाँ से निकलेगी? तो फेफड़ा से। क्यों फेफड़ा से होगा? कैसे? तो ब्रिक ब्रिक क्या चीज़ को उत्सर्जित करता है? यूरिया को। त्वचा, तो ये श्वेत श्वेत ग्रंथि है इसमें, तो पसीना निकालेगा। यकृत यूरिन करे, सॉरी यूरिया करेगा। तो फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर क्या बनाएगा? यूरिया बनाएगा। यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करके यूरिया का निर्माण करे, और कौन सा पदार्थ है? तो यूरिक अम्ल नहीं होगा, अमीनो अम्ल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बच रहा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के विघटन जब ब्लड में होती है, जब ऑक्सीजन और ब्लड में मिक्स होता है, जब टूटता है ग्लूकोज के निर्माण में, और ग्लूकोज पे विघटन होता है, तो यूरिया का निर्माण हो जाती है। अमोनिया के साथ मिलके तब यूरिया बना देता है। परागनली का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? परागनली ये पुष्प में पाया जाएगा। बीजांड की ओर वृद्धि करना, परागनली बीजांड की ओर वृद्धि करेगा तो अनुवर्तन कहलाए। कैसा अनुवर्तन है? तो ये हो जाएगा रसायन। जो परागनली है वो रसायन अनुवर्तन करेगा। रासायनिक अनुवर्तन के कारण होती है, वो बीज की ओर धीरे, बीजांड की ओर बीज उसका परागनली में जाएगा। सजीव से निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव में निम्न, सजीव में क्या क्या चीज उपस्थित है? कौन कौन ये जैव प्रक्रम मतलब कौन कौन सी चीज उपस्थित है? तो सजीव श्वसन भी करता है, पोषण भी करता है, जनन भी करता है। कह दे तो टोटल सभी, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से पकड़ेगा? तो अमीबा जो होती है वो अपना भोजन जो पकड़ेगा, वो पकड़ता है कूटपाद के माध्यम से। कूटपाद के माध्यम से वो अपना भोजन को पकड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। शाकाहारी की, मांसाहारी की जो आंत है वो शाकाहारी से कम होती है ज़्यादा, तो इसका डायरेक्ट आप कहोगे कम होती है। अब क्यों कम होती है? क्योंकि जो शाकाहारी जंतु होता है उसके आंत इसलिए बड़ा होता है, उसमें 4 भाग होते हैं, जबकि मांसाहारी के 3 रखा गया है। 4 इसलिए उसमें होता है कि सेलुलोज पचाने की जो बैक्टीरियाएं होती है वो उसमें उपस्थित रहता है, और एक भाग सिर्फ सेलुलोज पचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे रूमेथन कहा जाता है, जुगाली करना। इसीलिए निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अपघटक यानी कि अपघटक जब भी कहे तो सीधा दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, जो सराग ला के इस दुनिया से खत्म कर दें, सड़ने गले में सहायता करे, उसे अपघटक कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा है जो किसी भी मृत जीव के ऊपर या निर्जीव अवशेषों के ऊपर बैठ जाता है, या उसमें फैल गया तो धीरे धीरे करके उसका विघटन कर देता है, खत्म कर देता है, ये अपघटित करता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? सांस लेना भी है और छोड़ना भी है। ऐसे तो हम ठेठ भाषा में जानते हैं सांस लेता है छोड़ता है, लेकिन अगर हम सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को देखें तो उसे हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? यानी कि वैसा प्लाज्मा जिसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? जिसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होती है उसे हम सीरम कहते हैं, जो सिर्फ पीला पदार्थ होता है।
45 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निःश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है। निःश्वासन, मैंने श्वास की यहाँ बात करा था तो उसमें एक था निश्वासन एवं निःश्वासन। निश्वासन निःश्वासन क्या चीज होती है, तो आप श्वसन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि निःश्वासन और श्वासन क्या होता है। निःश्वासन मतलब होता है कि सांस को छोड़ना, निःश्वासन मतलब सांस को लेना होता है। तो निःश्वासन द्वारा निकलने में सबसे अधिक मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुलक होता है। कहता है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। रक्त का लाल होना, ये रक्त का लाल होना किसके कारण है। रक्त में जो लाल कण उपस्थित है, लाल जो दिखाई देता है किसके कारण, तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त कैसा दिखता है, बिल्कुल लाल दिखता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषी अंग है यह कौन सा कहलाता है। पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती हो जाएगा, लीफ, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण अपना क्रिया संपन्न करती है। कहाँ जल का अवशोषण एवं अनपचे भोजन का बहिष्करण कहाँ पर होता है। और इसमें कहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है, कहने का मतलब है जल का अवशोषण एवं अनपचे भोजन का बहिष्करण कहाँ होती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जल की अवशोषण कह दे, जल का अवशोषण जब भी कहे, जल का अवशोषण हो, दबाव का अवशोषण हो, जब भी क्वेश्चन आए तो बस बड़ी आंत याद रखना है, जल के मामले में वही अवशोषण का काम करता है। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जब भी आए, ग्रहणी, जेजुनम, एलियम, ये 3 भाग है और ये तीनों भाग है छोटी आंत की है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधे जो अपना पोषण कैसा करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो स्वपोषण उसे कहते हैं। खुद से, जो खुद से भोजन में खुद से, वो स्वपोषी है, स्वपोषण कहलाता है। परपोषी, जो दूसरे पर आश्रित, जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु है, दूसरे पर आश्रित रहता है। और प्राणी समयोजी पोषण का मतलब ये होता है कि वैसा जीव जो किसी भी जीव के अंदर प्रवेश कर उसी में प्रवेश किया रहे और उसी का भोजन को या उसी के शरीर को वो भोजन बना के ग्रहण करे, तो वह कहलाता प्राणी संपोष कहलाता है। जैसे अमर बेल हो जाएगा, जू हो जाएगा, ये सब इसका उदाहरण है। आज हम पार्ट 2 का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।